तो मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए आज मैं क्लास 10th का 1 से लेके 15 चैप्टर का फार्मूला आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूं। तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। या तो इसी को आप भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है वो नहीं बराबर है किसको? 0 के। या इसमें से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। भाजक बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। चौथा फार्मूला है, भागफल बराबर भी निकाल सकते हैं कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, क्योंकि भाजक को जब रोकेंगे तो भागफल नीचे आएगा और भागफल को रोकेंगे तो भाजक नीचे आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शेषफल बराबर होगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। शेषफल बराबर फार्मूला क्या बनेगा? भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। छठा सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लसा गुने मसा या मसा गुने लसा। इसी को हम लोग 7 नंबर में ऐसे बोल सकते हैं कि ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। चलते हैं 8 नंबर में। रैखिक क्या करा? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो रैखिक जो बहुपद है उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, और घात अगर रैखिक का पूछा है तो रैखिक का घात 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो द्विघात का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका अगर घात की बात करें तो इसका घात कितना होता है? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात का होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और अगर इसका हम घात की बात करें तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? अधिकतम घात 3 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक इसका फार्मूला है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो वहां पर क्या होगा? एक अगर समीकरण बोलेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में आप 0 कर दीजिएगा तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। नोट 12 में कह रहा है कि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देते हैं। बस यही है कि जहां पर बहुपद पूछा हुआ है वहां पर अगर समीकरण पूछ दे तो इक्वल में आप क्या कर दीजिए? 0 लगा दीजिए। चलिए 13 नंबर आगे सवाल पर कहता है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, इंटू में रहेगा तो सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? सी बटा ए। फिर कह रहा है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसका होता है माइनस बी बटा सी। 14 नंबर में कह रहा है फिर प्लस वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए। इसी को अगर इंटू में बोलेंगे तो सी बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होती है सी बटा ए। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो चलिए दोस्तों, मैंने बहुपद और इसके साथ साथ वास्तविक संख्या को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने फार्मूला वाला। अब आते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कह रहा है कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 बट्टा b2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग संगत बोलते हैं, केवल एक हल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो इसको हम लोग बोलेंगे असंगत, कोई हल नहीं, और इसको बोलेंगे हम लोग समानांतर। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे, कोई हल नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर भी कहेंगे। 17 नंबर में a1 बट्टा a2 इक्वल टू है b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। इसको हम लोग बोलेंगे संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल,
और इसी को हम लोग बोलेंगे समपाती। तो चलिए तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्ट फार्मूला हो गया। आगे चलते हैं 18 में। रैखिक समीकरण आपको इस रूप में दे देगा कि 2x + 3y = 10, 3x - 4y = -2 कि कितने हल होगा। तो यहाँ आप अवश्य मानिए कि a1 बराबर दिया है 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया 10 और a2 हो गया इधर देखिए कितना 3, b2 की बात करें तो -4 और c2 हो गया -2। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करके बना लेंगे a1/a2 से। अगर बराबर होगा तो उसके आधार पर हम लोग हल कर देंगे। तो देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अगर हल के आधार पर देखें तो यह अद्वितीय होगा और इसमें केवल एक हल होगा। तो इस तरह के चेक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगले चैप्टर के। अब 19 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चैप्टर देखा है तो 4 है। विवेचक डी का मान होता है b² - 4ac। विवेचक डी का मान क्या होता है b² - 4ac। और 20 में देखते हैं, कहता है कि अगर विवेचक डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, कैसा आ जाए 0 से बड़ा, जैसे 1 हो 2 हो प्लस में 0 से बड़ा आ जाए तो उसका मूल वास्तविक और क्या होगा असमान, जिसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। वास्तविक और असमान यानी भिन्न भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं 21 नंबर में। अगर विवेचक डी का मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में ऋणात्मक हो जाए, जैसे -1 -2 -5, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अवास्तविक या तो फिर वास्तविक नहीं। ये भी बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। 22 नंबर में कहता है अगर विवेचक डी का मान 0 हो तब इसको क्या बोलेगा। तो विवेचक डी का मान अगर 0 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा। क्या होगा वास्तविक और समान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चूंकि मूल x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac बटा 2a, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं -b + -√d/2a, क्योंकि विवेचक डी का मान ही अंदर रूट में डाला गया है। यहाँ पर हिसाब एक बार प्लस में लीजिए और एक बार माइनस में। आप प्लस में लीजिएगा तो अल्फा का मान देगा और माइनस में लीजिएगा तो बीटा का मान दे देगा आपको। चलिए 25 नंबर सवाल में आ गया है। प्रथम पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं ए से। और अगर टीएन की बात करें, जिससे कह रहा है कि प्रथम 10 पद, तो आप 10 में से घटा दीजिए ना, तो होगा a + 9d यानी 9d हो जाएगा। अगर 20 पद बोले तो a + 19d, 30 पद a + 29d, 50 पद a + 49d, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। an बोलिए या tn बोलिए बात बराबर है 26 नंबर में, तो a + n - 1 × d, और asn बोलिए तो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। एक और होती है asn बराबर n/2 × a + l। प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब आप लगा दीजिएगा। चलिए 27 में देखिए, अंतिम पद से nवां पद, तो a - n - 1 × d, जहां a अंतिम पद है, जहां a क्या है अंतिम पद है। 28 नंबर में कह रहा बिंदु दिया हुआ है -4,3 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहला जो होता है चतुर्थांश वो प्लस होती है, दूसरा जो चतुर्थांश होता है वो माइनस होती है, और तीसरा जो चतुर्थांश होता है वो माइनस होती है, चौथा चतुर्थांश होता है वो प्लस होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में -1 और फिर प्लस है, तो माइनस प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर तो खोजने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर दिया हुआ है द्वितीय। 29 नंबर में चलते हैं, क्या कहता है क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। बात सही है, क्षैतिज को हम लोग x अक्ष बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम लोग y अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज x अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर y अक्ष प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्त वो 0,0 होता है, क्योंकि इस बिंदु पर x और y दोनों का मान 0 ही होता है। मूल बिंदु बोले जहां x और y दोनों आकर कटती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। 30 में चलते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x, y होते हैं, जिनमें पहला x का भुज और x निर्देशांक और दूसरे का y की कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष को भुज हम लोग कहते हैं, y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। 31 में भुज या x निर्देशांक, भुज या तो x निर्देशांक देखिए क्या कहलाती है। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है x निर्देशांक, या तो हम लोग इसको बोलते हैं भुज। y अक्ष से जो दूरी बोलेगा, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाएगा x निर्देशांक, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं भुज। 32 में कोटि या y निर्देशांक, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की
एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक, या तो फिर कहते हैं हम लोग कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल 33 नंबर पर। बिंदु 5 को -4 में भुज का मान बताइए। तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, तो भुज इसमें एक्स पहला हो गया, 5 आंसर राइट हो गया, बच्चा वाला सवाल है। 34 में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। दूरी सूत्र देखिए, अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। लेकिन दूरी के लिए एक मूल बिंदु से दूरी आती है, तो दूरी के लिए मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y का हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, जैसा कि पहले भी मैंने इस क्लास में भी बता दिया सबको। चलिए 36 नंबर में आ गए हम लोग। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, मिस्टेक से यहाँ पर 2 लिखा गया, सॉरी, y1 + y2 + y3/3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, जो कि गलत हो गया है। 36 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं ही सुधार देता हूँ, आप लोग को अगर सुधारने में दिक्कत हो तो। चलिए सुधारते हैं। हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए आज मैं 10th क्लास का फार्मूला आपको पार्ट 2 करा देता हूँ। तो चलिए 36 नंबर तक मैंने करा दिया था, 36 से फिर रिवीजन करा देते, तो 36 से आगे चलते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 होता है। चलिए h बराबर फार्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं, h बराबर होता है अंडर रूट p² + b², और p बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट h² - b², पाइथागोरस प्रमेय से, और b बराबर होता है अंडर रूट h² - p²। चलिए फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, और टैन थीटा बराबर p/b। कोसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर h/b, कॉट थीटा बराबर b/p। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा बराबर कह सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर कह सकते हैं 1/साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कह सकते हैं 1/कॉस थीटा। 40 में चलते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉट थीटा। 42 में चलते हैं, तो 42 में साइन थीटा बटा कोस थीटा से होता है टैन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताया था कि अगर ऊपर टैन रहे तो आप 1 + टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर टैन अगर है तो टैन स्क्वायर थीटा ही होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को क्लास में कराया था। 44 में चलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, या तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 + टैन स्क्वायर थीटा। 45 में चलते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा से होता है साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है टैन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 48। 49 में अगर हम चले तो रुकिए 1 मिनट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, उसी में से निकाला गया है, या इसी को स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ाएंगे। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा।
अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को रोके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या तो कह सकते हैं कोस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा और बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए ये हम लोग यहाँ तक जान गए। अब चार्ट डिग्री समझ लेते हैं। आज ही के क्लास में मैंने आप लोग को चार्ट बताया था। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/√2 सॉरी 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोस की बात करें तो कोस 0 डिग्री का 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, और कोस 90 का 0 होता है। चलिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3, कोट 90 0। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 45 के मान सेक 30 के मान 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, और सेक 90 अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 के मान 2, कोसेक 45 के मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, और कोसेक 90 का मान 1। जैसे कि मैंने इसको निकालने के लिए भी बताया है, तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोग को डायरेक्ट लिख दिया। अगला 50 नंबर में कह रहा है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, जो कि रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे थोड़ा। 51 नंबर में पाई बटा 2 यानी 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, पाई बटा 3 यानी 60 डिग्री, पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री, पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री। 52 नंबर में वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उत्तर होगा अनेक। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से अगर हम खींचेंगे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि बिंदु इतना छोटा होता है कि उसमें एक ही बिंदु काफी हो जाता है, एक स्पर्श रेखा। 54 वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अगर बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो चाहे ऊपर नीचे खींच सकते हैं या दाएं बाएं खींच सकते हैं, लेकिन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं तो फिर कांटे लगेगा, कटान बिंदु हो जाएगा। चलते हैं, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर अंदर से कैसा स्पर्श रेखा होगा तो फिर कटान बिंदु हो जाएगा, काट देगा कहीं ना कहीं। चलिए, वृत्त की त्रिज्या व्यास बटा 2 यानी डी के बटा आधा के 2 होता है। रेडियस जो निकलती है वो डायमीटर बटा 2 होती है। अर्धवृत्त के परिधि पाई आर प्लस 2r, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत की परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई या तो L गुने बी। घन का विकर्ण भुजा गुने √3 या √3 गुने भुजा। घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई RH। घनाभ का आयतन LBH, L गुने B गुने H।
चलिए आगे चलते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर के कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एच प्लस आर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 गुने √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हीरोन का क्षेत्रफल होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर जो है पूरा पर चढ़ेगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 आर एल। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई इंटू आर एल प्लस आर स्क्वायर इंटू एल। शंकु के छिन्नक होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर एल स्क्वायर प्लस पाई आर R1 का स्क्वायर प्लस पाई आर R2 के स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। फिर से एक बार, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। मात बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f बोलिए या तो फिर n बोलिए, बात बराबर है। मात बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f या तो n। बहुलक बराबर होता है, देखिए h या i दोनों आपस में बराबर होता है, तो l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h या i, आप कुछ भी लिख सकते हैं। माध्यक बराबर होता है l प्लस n बटा 2 माइनस cf बटा f गुने h या तो i। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। असंभव घटना की प्रायिकता, कार बहु चंपू याद है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना की प्रायिकता या तो 0 और 1 के बीच होती है, 1/2 हो सकती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच होती है। जैसे आज बारिश हो सकती तो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच यानी 1/2 होती है। असंभव मतलब जो हो ही नहीं सकता, जैसे किसी लड़का लोग के अंदर बच्चे का जन्म लेना, तो लड़का लोग के अंदर गर्भाशय नहीं होती है और उसमें जो फैलोपियन नली नहीं होती है, तो उसमें निषेचन क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहीं संभव नहीं है, तो इसीलिए उस सब घटनाओं को हम लोग असंभव कहते हैं। जैसे मान लिया क्या कोई व्यक्ति है और वो सोचता है कि हम 2 कुंटल वजन उठा लेंगे, तो यह संभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का सूत्र घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, यही प्रायिकता का क्या होता है, फाइनल सूत्र होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए पूरा वीडियो A to Z फार्मूला 10 क्लास का करा दिया। तो आपने अभी तक अगर पूरी तरह से वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरी तरह से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लीजिए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आज भर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।